हाँ, तो देखिए हम क्लास 11 के बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, ठीक? क्लास 11 के बायोलॉजी हम पढ़ाने वाले हैं। बहुत ज़रूरी चैप्टर है ये। देखिए इसमें चैप्टर का नाम है सजीव जगत की विविधता, ठीक? ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ये आगे बहुत काम करेगा, ठीक? देखिए, अब इसमें सजीव जगत की विविधता को हम इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक? ध्यान से देखिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? इसमें डाइवर्सिटी का मतलब देखिए क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब इसको हिंदी में विविधता बोला जाता है, और विविधता का मतलब ये हुआ कि विभिन्नता, ठीक? विभिन्नता है। जैसे मान लीजिए कि विभिन्नता का मतलब अलगाव, अलगाव वाली बात हो रही है यहाँ पे, अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे सजीव है तो सजीव बोलिए या तो जीव बोलिए। जैसे जीव कई टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए गाय हो गया, गाय ये भी एक जीव है। शेर हो गया, ये भी एक जीव है। लेकिन इसमें विविधता है। देखिए ये शेर है और ये क्या है, गाय। इसका जाति कुछ अलग है, इसका जाति कुछ अलग है, ठीक? तो यही विविधता होती है, ठीक? और सजीव जगत की विविधता, यही हमको पढ़ना है। यानी जीव में हम लोग भिन्नता वो है कि स्पष्ट करेंगे, ठीक? अब इससे ये देखिए एकदम शुरुआती है ये, क्लास 11 के शुरुआती ये हमारा वीडियो, एकदम पार्ट 1 वीडियो, एकदम फर्स्ट चैप्टर से हम यहाँ पे पढ़ाने स्टार्ट किए हैं, ठीक? अब देखिए इसमें सजीव के लक्षण आखिर क्या होते हैं। आप तो ऐसे भी जानते हैं कि आखिर जो जिंदा होता है, सजीव मतलब कि जो जीवित होते हैं, ठीक? तो जीवित के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले कि देखिए वो वृद्धि करेगा। वृद्धि का मतलब इसको इंग्लिश में ग्रोथ बोला जाता है, GROUTH, ग्रोथ, ठीक? ये ग्रोथ ग्रोथ करेंगे, GROUTH, ठीक? ये वृद्धि करेंगे। इसका मतलब मान लीजिए कि जैसे कोई मान लीजिए टेबल हो गया। टेबल टेबल आपके घर में रखा है तो वो वृद्धि कर रहा है। टेबल से चौकी थोड़ी बन जाएगा वो। चौकी तो बनेगा नहीं, बढ़ेगा तो है नहीं। तो अगर मान लीजिए, अगर क्योंकि वो निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है, ठीक? अगर वो जीवित होता तो वो वृद्धि करके एगो टेबल 4 गो टेबल हो जाते, जनन करके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, ऐसे तो कभी होगा नहीं। अच्छा, देखिए जैसे मान लीजिए अब जब सजीव है तो जरूर वृद्धि करेंगे। इसका मतलब मान लीजिए कि कोई जीव है, जैसे गाय ही देख लीजिए, तो वो जनन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो एक बछड़ा आएगा। ऐसे होता है ना, वृद्धि वृद्धि करेंगे। वृद्धि तो छोड़िए, ये अपने शरीर में भी वृद्धि करेंगे। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों को देख लीजिए, पहले छोटा होता है, 2 साल 3 साल के बाद कितना बड़ा हो जाता है, यानी वृद्धि कर रहा है, उसका शरीर बड़ी बड़ी हो रही है, ठीक है? इसी को वृद्धि बोलेंगे। उसके बाद जनन देख लीजिए, जनन। तो जनन का मतलब इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलेंगे, रिप्रोडक्शन, ठीक? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम जनन या प्रजनन बोलते हैं। जनन का मतलब ये हुआ, अपने जैसे ही नया संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। अपने जैसे ही नए संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है, ठीक? तो जनन, जो जो सजीव है वो जनन भी करेगा, ठीक? जैसे कुछ भी निर्जीव ले लीजिए, आप अपना मोबाइल ही देख लीजिए, क्या आपका मोबाइल जनन करती है? हाँ, किसी के मोबाइल के साथ कभी नहीं, क्योंकि वो निर्जीव है। निर्जीव तो कभी जनन करेगी नहीं, और ना ही वृद्धि करेगी। हम लोग पढ़ रहे हैं सजीव, तो निर्जीव की बात ही नहीं करेंगे, ठीक? देखिए अब ये उपापचय, उपापचय पढ़ेंगे, ठीक? उपापचय का मतलब देखिए, उपापचय क्या होता है, ठीक? ठीक है, तो हम देखिए अब ये उपचय उपापचय पढ़ रहे हैं। उपापचय, उपापचय को हम इंग्लिश में बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, इसको मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ये उपापचय होती क्या है, थोड़ा आप देखिए। जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, उसमें जरूर ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आप यदि आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। ऊर्जा तो आप कहीं से ना कहीं से लेंगे, या तो भोजन से लेंगे, ठीक? या तो ग्लूकोज पिएंगे, या ऐसे कुछ कुछ मैंने ज़रूर लेंगे। तो वैसे ही उपापचय 2 टाइप की होती है। देखिए उपापचय की परिभाषा क्या होती है, जीवन व्यतीत करने के लिए ऊर्जा को ग्रहण कर उस ऊर्जा का कहीं न कहीं उपयोग करना ही हमारा उपापचय कहलाता है, ठीक? देखिए उपापचय 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अपचय, अपचय, एक होती है उपचय, उपचय, ठीक? बात समझ में आ रही है? उपचय को एनाबोलिज्म बोलेंगे, एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। इसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, कैटाबोलिज्म। ध्यान से पढ़िएगा, उपापचय 2 टाइप के होते हैं, एगो उपचय, एगो अपचय, ठीक? एक होता है कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, हम उपचय और अपचय की बात अभी नहीं करेंगे, इसको इसके बाद करेंगे, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक चल जाएगा। हम अभी छोटे में इसको बता देना चाहते हैं, उसके बाद अभी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक? ध्यान से देखिएगा। देखिए
अब देखिए, हम संवेदनशील को इंग्लिश में बोलेंगे सेंसी सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी बोलेंगे। संवेदनशील को इंग्लिश में सेंसिटिविटी बोलेंगे। देखिए, संवेदनशील का मतलब क्या हुआ? संवेद, संवेद यानी संदेश। बात समझ में आ रहा है कि संवेद यानी संदेश, संवेदनशील उसको बोलेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम महसूस करना, फीलिंग अंदर से आ जाए। जैसे मान लीजिए कि सांप हो गया। देखिए सांप, तो सांप जो होते हैं हमेशा देखेंगे कि हर 1 सेकेंड 2 सेकेंड पे अपना जीभ बाहर निकालते रहते हैं, ठीक। उनका जीभ जो है कि संवेदनशील होती है, उनमें कान नहीं होता है, उन्हें उनकी जीभ संवेदनशील होती है। संवेदनशील का मतलब कि बाहर के वातावरण को भांप लेती है, कि बाहर माने कि कैसा है, यहाँ से कम बहुत दूर तक वो अपना वातावरण भांप लेती है, यहाँ से कितना दूर पर हमें खतरा है, क्या है, ठीक। तो इसीलिए ये जो सांप एक जीव है, तो सांप में संवेदनशील की जरूर ये होगी। आप भी हैं, आप अपने आप को खुद देख लीजिए, आपके अंदर भी एक महसूस करने की क्षमता होती है कि हाँ अब गर्मी आ गई, ठंडी आ गई, ठीक। ये होती है संवेदनशील, ठीक। उसको क्या बोलेंगे? सेंसिटिविटी बोलेंगे, ठीक। अब देखिए संवेदन, जैसे मान लीजिए संवेदनशील गिरगिट, आप देखे होंगे गिरगिट, ठीक, उसको गिरगिट बोला जाता है। तो गिरगिट तो गिरगिट आप देखे होंगे, जब उसके ऊपर खतरा पड़ता है, तो मान लीजिए कि खतरा है, तो आप किसी को मारने जाएंगे तो उसका कलर चेहरा पहचान लेंगे। फिर अगर वो बच गया तो दूसरे दिन भी उसी वैसे ही कलर चेहरा वाला आदमी को मारेंगे। तो वो क्या करता है कि अगर किसी से बच गया तो वो अपना तुरंत रंग कलर चेंज कर लेता है, तो लाल हो जाएगा या हरा हो जाएगा, ताकि हमें कोई पहचान ना पाए। तो उसके अंदर भी एक तरह से देखा जाए तो सेंसिटिविटी, ये संवेदनशील ही है, ठीक। वो अपना महसूस करके, अपने लिए खतरा महसूस करके, और जो है कि अपना कलर बदल बदल देता है, ठीक। इसका मतलब उसके अंदर से संवेदनशील है। अब देखिए कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन का मतलब कि हर एक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका अंदर उसके अंदर जरूर होगी, अगर वो जीव है तो जरूर उसके अंदर कोशिका होगी। देखिए, या तो यूकैरियोटिक कोशिका हो, या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, या तो एक कोशिकीय सेल हो, या तो बहुकोशिकीय हो। तो कोशिका क्या होती है, कोशिका की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी बस समझ लीजिए कि कोशिका जैसे जैसे घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही शरीर बनाने के लिए कोशिका की ज़रूरत होती है। बस आप इतना ही बात याद रखिएगा, ठीक। तो कोशिका संगठन और कोशिका के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी अभी थोड़ा धैर्य रखिए, ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे वाले क्लास में कोशिका का एक चैप्टर ही है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। इतना बस समझ जाइए कि जैसे घर बनाने की ईंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही शरीर को बनाने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आकृति एवं आकार, तो कोई भी जीव हो तो उसका जरूर आकृति या तो आकार होगा, ठीक। आप भी एक जीव है, आपका भी कोई आकृति या तो आकार है, ठीक। जैसे मान लीजिए सांप भी एक जीव है, उसका भी एक आकृति और आकार है। शेर भी एक जीव है, उसका भी एक आकृति और आकार है, ठीक। तो ऐसे करके हर एक जीव का आकृति एवं आकार होता है। तो ये तो हम लोग बाहर से हम देख लिए कि हाँ बाहर से सजीव के लक्षण क्या होते हैं, लक्षण पहचान लिए, ठीक। लेकिन एक बात बताइए, अन्य जैविक क्रिया का मतलब क्या होता है? जैविक माने जीव की जो और अन्य क्रियाएं होती है। हम भी जीव हैं तो हमारी भी एक कोई और अलग से कुछ क्रियाएं होती है। जैसे मान लीजिए कि पोषण पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशियन बोलेंगे, न्यूट्रिशियन। तो ये अन्य जैविक क्रियाएं हैं। जैसे मान लीजिए पोषण का मतलब क्या हुआ? आज भोजन लेना, ठीक। भोजन लेना ही पोषण एक तरफ से देख लीजिए। आप अपने शरीर की अन्य प्रकार की क्षति को पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। हम जिस दिन भर काम करेंगे, थक जाएंगे, तो हमें क्या भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन खाएंगे तो हमें हमारे अंदर उपापचय होगा, क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक। जिसके कारण हमें अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी, ठीक। और एनर्जी जब मिलेगी तो फिर हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। इसीलिए ये पोषण बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। और पोषण के बाद शोषण का मतलब सांस लेना। देखिए इसको ब्रीदिंग बोलेंगे, ब्रीदिंग रेस्पायरेशन सिस्टम बोला जाता है इसको। ऐसे ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं, ब्रीदिंग, ठीक। ब्रीदिंग होता है सांस लेना, ठीक। तो शोषण मैंने सांस लेना। देखिए ये सांस ले रहा है, देखिए ये शोषण हो रही है, ठीक। अब देखिए शोषण का अब मान लीजिए कि कोई भी जीव है तो जरूर सांस लेगा। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी जीव है। देखिए पेड़ पौधे प्लांट जितने हैं वो भी वृद्धि करते हैं, ठीक। वृद्धि कर जनन भी करते हैं। अब ये हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। अब पेड़ पौधा कैसे जनन करते हैं ये भी आप देखेंगे, सब कुछ अपने आंखों के सामने देखेंगे। देखिए उपापचय भी करते हैं, संवेदन यानी महसूस भी करते हैं। देखते हैं पतझड़ के मौसम में वो सब झड़ने लगते हैं, ठीक। और उसके बाद उनके अंदर भी कोशिका होता है, ठीक। तो और पेड़ पौधा के भी कुछ न कुछ आकार होता है, आकृति होता है। तो पेड़ पौधा जो प्लांट है, प्लांट यानी पौधे, ये भी जो है कि सजीव यानी जीव है। ये निर्जीव नहीं है, ठीक। ये इनके अंदर भी जीव होता है।
अब देखिए पोषण पोषण तो हम पढ़ लिए, शोषण देखिए शोषण इसमें जितना हम पढ़ रहे हैं सब एक एक चैप्टर है। ये पोषण है, पोषण खुद ही एक चैप्टर है। शोषण है, शोषण खुद ही एक चैप्टर है। उत्सर्जन खुद ही एक चैप्टर है। ठीक, तो ये सब अच्छे से हम विस्तार में पढ़ेंगे। यहाँ से कोशिका भी एक कोशिका भी एक अलग चैप्टर है। फिर जनन भी एक अलग चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक ना। अब देखिए अब हम उत्सर्जन पढ़ेंगे, उत्सर्जन उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो बात समझिए, उत्सर्जन का मतलब ये हुआ, देखिए उत्सर्जन, उत्सर्जन के बारे में इधर हम पढ़ ले रहे हैं। इधर देखिए उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब ये हुआ कि देखिए एक होता है उत्सर्जी, उत्सर्जी पदार्थ, पदार्थ, ठीक, बात समझ में आ रही है। एक होता है उत्सर्जी, उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, बात समझ में आ रही है। उत्सर्जन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ हो, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब जो खराब हो, जैसे मल मूत्र पसीना, ये सब हमारे शरीर के कोई ज़रूरी नहीं है, ये इसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए वो अपशिष्ट यानी उत्सर्जन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह सुबह जाते ही होंगे लैट्रिन में, ठीक, तो वो भी उत्सर्जी, तो जो आप जो पदार्थ आप अपने शरीर से निकालेंगे उसे उत्सर्जी पदार्थ बोला जाता है, और जिस अंग से निकालेंगे उसे उत्सर्जी अंग बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारे शरीर से त्वचा से पसीना निकल रहा है, तो हमारा त्वचा क्या हो गया, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं जी। और जैसे जहाँ से मल निकलता है वो भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग हो गया, जहाँ से मूत्र निकलता है वो भी उत्सर्जी अंग हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हम उत्सर्जन में पढ़ेंगे, ठीक। तो उत्सर्जन भी एक चैप्टर है, उसको भी आगे पढ़ाया जाएगा। ये बहुत लंबा है, ठीक, ये इतना छोटा मत समझिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से पढ़िए, शुरुआत ही है, इसको अच्छे से नोट बनाते रहिए। न समझ में आए तो कमेंट कीजिए, समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। अब देखिए, अब उत्सर्जन हो गया, अब हम पढ़ेंगे गमन। गमन का मतलब ये हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अब मान लीजिए हम एक जीव हैं, तो हम जरूर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे। यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ, यहाँ से इधर उधर चले जाएंगे, हम घूम सकते हैं। इसका मतलब है कि हम भी एक क्या है, जीव है, ठीक। ध्यान दीजिए, हर एक जीव नहीं घूम सकते हैं, लेकिन बहुत लगभग हर हर एक जीव घूम सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ रेयर केस में ऐसे जो जीव होते हैं जो चल गमन करने की उसमें ये नहीं होती है, प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक। लगभग सभी में होती है। अब देखिए इतना हम पढ़ लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गीकरण की, किसको कहाँ रखा जाएगा। ऐसे अभी आप समझेंगे नहीं, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो आप अच्छे से समझेंगे, ठीक। चलिए अब इसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक। ठीक, तो आप स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। अब देखिए हम इसमें सजीव का वर्गीकरण अब हम पढ़ेंगे। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता है या सजीव होता है। ऑफ माने काके की, क्लासिफिकेशन मतलब सजीव, ठीक। सजीव बोलेंगे, सॉरी, वर्गीकरण, ठीक। तो वर्गीकरण होता क्या है, थोड़ा अच्छे से देखिए। तो वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि बांटना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बांटना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग करके कुछ कुछ रख देना। जैसे मान लीजिए आप अपने क्लास में बैठते हैं, तो लड़के और लड़कियों को वर्गीकरण करके बैठाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये थोड़ी है कि लड़का लड़की एक ही में जहाँ मन तहाँ बैठ जाए, ऐसे तो होगा नहीं। ब्रेंच अलग बनाया जाता है और लड़कियों का, फिर लड़कों का अलग ब्रेंच रहता है, यानी वर्गीकरण करके रखा गया है। जैसे मान लीजिए यदि आप कोई दुकान खोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए जनरल स्टोर ऐसे होता है ना, सामान्य ऐसे, तो जनरल स्टोर में कम से कम कई तरह के बिस्कुट चॉकलेट ऐसे होते हैं ना। तो ये थोड़ी है कि जितने जितने बिस्कुट आएंगे सब एक ही में ऐसे फेंक दिया जाएगा, और आएगा तो कोई बोलेगा कि कोई बिस्कुट का नाम बोल दिया, ठीक, और बोलेगा कि ये वाला बिस्कुट दो, तो अब आप उसमें खोजने लगेंगे कौन कहाँ गया, कौन उसमें से, अब निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक, उसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसी हम क्या करते हैं, वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो वर्गीकरण के लिए ऐसे छोटा छोटा जगह बनाया जाता है कि इसमें इस ब्रांड का, ब्रिटानिया का इसमें ये बिस्कुट रहेगा, इसमें ये वाला रहेगा, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, ठीक। तो अलग अलग वर्गीकरण करके उसको रख दिया जाता है ताकि निकाल के देने में आसानी हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। तो इसीलिए हमारे
हमारे इस पृथ्वी पे इतने ज़्यादा जीव हैं कि इनका अध्ययन करना कठिन हो जाएगा अगर इसका वर्गीकरण नहीं करेंगे तो, ठीक? जैसे हमें कोई सामान देने में ऐसे कठिनाई आ रही थी। अब ऐसे मान लीजिए कि ऐसे एकदम ऊँचा इतना बिस्कुट रख दिया जाए। अब उसमें से आप बोला है कि नाम से बोला है कि इस नाम को बिस्कुट निकाल के दीजिए, तो निकालने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि कम से कम 50 से 60 तरह के उसमें बिस्कुट फेंके गए हैं वैसे ही, ठीक? अगर उसको अच्छे से सामान्य रूप से अगर सजा के रखा जाए तो उसमें से निकाल के देना ये हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए अगर अलग-अलग वर्गीकरण करके जीवों को रखा जाए तो उनको अलग-अलग पढ़ने में हमें आसानी होगी, ठीक? तो इसी वर्गीकरण का प्रयास किए, इसी वर्गीकरण का देखिए प्रयास कौन किए? देखिए हिप्पोक्रेटस नामक एक वैज्ञानिक थे। ये वर्गीकरण का प्रयास किए, ये वर्गीकरण किए नहीं थे। ये वर्गीकरण का प्रयास किए थे, बस प्रयास। अभी माने ट्राई मार रहे थे, ठीक? यानी वो प्रयास किए। लेकिन देखिए अब वर्गीकरण हो जाने के बाद उसका शब्द किसने दिया? डी कंडोले ने। जैसे मान लीजिए जनक कोई और होता है, जैसे आर एच विटाकर अभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक? तो वर्गीकरण दूसरा कोई किया, लेकिन उसका नाम दूसरा कोई रख दिया। शब्द किसने रखे हैं? डी कंडोली ने। यानी वर्गीकी शब्द किसने रखा? डी कंडोले ने। ये बताइए, मान लीजिए कोई कोई आदमी है, उसका कोई बच्चा हुआ, यानी मान लीजिए लड़का, कोई माने किसी औरत की लड़का हुआ, तो अब इसका ये थोड़ी है कि उसका जो मान लीजिए लड़का हो गया तो उसको बहुत ऐसे पंडित उंडित के पास ऐसे जो अपना बुझा है बड़े के पास के लेके जाते हैं कि इसका नाम रखा जाए, तो जो नाम रख देगा वही उसका जनक थोड़ी हो जाएगा, वही उसका पिता थोड़ी हो जाएगा। बस नाम ना रखा है। वैसे ही डी कंडोले ने बस शब्द माने कि वर्गीकी नाम रखे हैं, ये इनके जनक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये बस नाम रखे, और नाम रखने वाला जनक थोड़ी होता है। नाम रख दिया इसका मतलब जनक थोड़ी हो जाएगा, ठीक? बस नाम रखे हैं। अब देखिए, अब ये बताइए, अब यहाँ पे वर्गीकी कार्य माने वर्गीकी में कार्य क्या होता है? जैसे पहले पहचान करेंगे, पहले पहचान करेंगे, ठीक? उसके बाद उसका नामकरण करेंगे, उसके बाद उसको वर्गीकरण करेंगे। जैसे आपको बात तो समझ में आ नहीं रही होगी, अब देखिए हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया, बेबी छोटा, ठीक? देखिए ये कोई छोटा बाबू जन्म लिया, ठीक? ये छोटा जन्म लिया। अब मान लीजिए इसका पहले पहचान करेंगे, इसका पहले पहचान करेंगे कि ये आखिर मैंने आदमी ही जन्म लिया है ना, नहीं तो सब गड़बड़ा जाता है, ठीक? ध्यान दीजिए। तो इसका पहले पहचान कीजिए, इसका शारीरिक संगठन देखिए, इसका शरीर कैसा है, इसके पीछे से पूँछ नहीं निकला है, ठीक? तो इसका पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद इसका नामकरण करेंगे। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाबू का नाम रख दो, ठीक? बात समझ में आ रहा है कि ना? नाम रख दियो। अब नाम करने के बाद उसका वर्गीकरण करेंगे, हाँ ये तो लड़का है, ये लड़की है, तो ऐसे तो तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन आखिर वर्गीकरण करेंगे। यानी पहले पहचान किया जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, कि पीछे से पूँछ निकाला है, कि गाय है कि भैंस है कि बानर आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आखिर इसका पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद यदि बंदर आया है तो बंदर की तरह नाम रखेंगे, अगर लड़का है तो लड़के की तरह नाम रखें, लड़की है तो लड़की की तरह नाम। अब लड़का है ही ना कि अब मान लीजिए कि लड़का है तो लड़का का भोलिया थोड़ी नाम रख देंगे। लड़का है तो भोला नाम रखेंगे, लड़की है तो भोलिया नाम रखेंगे। ये थोड़ी है कि लड़का हम भोला सा है तो हमारा भोलिया थोड़ी नाम रखा जाएगा, क्योंकि हमें पहचान किया गया होगा कि हाँ हम लड़के हैं, ठीक? इसी तरह वर्गीकरण किया जा रहा है, ठीक? वर्गीकरण किया जाता है, बात समझिए, ठीक? अब देखिए यहाँ पे वर्गीकरण हम वर्गीकी के कार्य तो समझ लिए कि पहले पहचान करेंगे, उसका बाद उसका नामकरण करेंगे, तब उसका वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए जीव वैज्ञानिक नाम माने कि जीव वैज्ञानिक नाम माने जीव के वैज्ञानिक नाम। ध्यान दीजिए, जीव का वैज्ञानिक नाम कुछ होता है। अब वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए वैज्ञानिक नाम होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ गाय को गाय बोला जाता है, ठीक? हमारे यहाँ मेढक को मेढक बोला जाता है। लेकिन अभी अमेरिका चले जाएं, अभी अमेरिका चला जाए तो वहाँ पे बोलेंगे कि हमारे घर में मेढक आ गए हैं, थोड़ा उसको भगाना है, आइए थोड़ा भगा दीजिए। तो क्या होगा? मेढक समझ ही नहीं पाएंगे, उल्टू आपको गाली देगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या बोल रहा है। तो अब वहाँ पे मैंने इसीलिए कि हर जगह मेढक को क्या बोला जाए, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर मेढक का एक एक पर्सनल कोड भाषा में एक नाम रखा जाता है, ठीक? उसी को हम वैज्ञानिक नाम बोलेंगे। बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए यहाँ पे मछली है, मछली को मछली कहा जाएगा, दूसरे देश में और कुछ बोला जाता होगा। इंग्लैंड में फ़िश बोला जाएगा, भारत में मछली बोला जाएगा, यहाँ पर भी फ़िश बोला जाता है। लेकिन आप बात समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक? तो इसीलिए हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ और वहाँ पे एक कोड नाम बनाया जाए कि और कि
ये मछली को ये नाम से यदि पुकारेंगे तो कोई भी समझ जाएगा और हमें मछली दे देगा। तो इसीलिए उसी कोड नाम को हम वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, ठीक। तो इस वैज्ञानिक नाम सबसे पहले किसने रखने की कोशिश की? तो कैरोलस लिनियस ने। कौन कौन रखे थे? कैरोलस लिनियस। ये वैज्ञानिक है। अभी अभी स्टार्टिंग है, अभी हम कुछ अंदर नहीं जा रहे हैं। अभी हम जितना बता रहे हैं अभी सब वैज्ञानिक के बारे में ही बता रहे हैं। आप इसमें देखिए, ये वैज्ञानिक के नाम थोड़ा ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, थोड़ा बोरिंग तो लगेंगे ये वाले क्लास, लेकिन अगर अच्छे से याद करेंगे तो आपको बहुत मैंने ज़रूरी होती है, आवश्यकता है। अगर आप ग्रुप डी या ऐसे रेलवे का फार्म भरें तो उसमें भी काम दे देगा, ठीक। चाहे ये नीट में भी बहुत ज़्यादा ये सब सहयोगी हैं, ठीक। अब देखिए कैरोलस लिनियस जो है कि जीव विज्ञान के वैज्ञानिक, मैंने जीव का वैज्ञानिक नाम रखे। कौन रखे? तो कैरोलस लिनियस। बात समझ में? अब वैज्ञानिक नाम तो आप समझ ही गए कि एक कोड भाषा होता है जो हम दुनिया के किसी भी कोने में यदि उसको बोल दें तो वो आदमी पहचान जाए। अब यहाँ पे मछली बोलेंगे तो ठीक है, यहाँ के भारतीय लोग तो मछली पहचान देंगे। बाहर जाके चाइना में बोले कि मछली दो तो ना देंगे, ठीक। अब देखो, अब देखिए इन्हीं कैरोलस लिनियस एक पुस्तक लिखे थे। उनके पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, देखिए ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, कि कैरोलस लिनियस के पुस्तक का नाम लिखिए। तो सिस्टेमा नेचुरी, ध्यान दीजिएगा, कैरोलस लिनियस के पुस्तक का नाम लिखिए तो उनके पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, ठीक। इसमें 4378 जो है कि जीवों का इसमें अध्ययन करके लिखे थे। बात समझिएगा, ठीक। तो कैरोलस लिनियस के पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लिनियस के पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी, ठीक। इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, कैरोलस लिनियस का पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी, ठीक। देखिए हो गया। अब देखिए हिपोक्रेटस तो अभी हम बताएं कि वर्गीकरण का प्रयास किए, ये तो हम बता दिए, वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम यही किए थे, हिपोक्रेटस। लेकिन मान लीजिए कि शब्द किसने दिया? डी कंडोली ने। अब देखिए यहाँ पे थियोफ्रेस्टस, ये एक देखिए ये वैज्ञानिक है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, कहीं कहीं थ्रायोफ्रेसस दिया रहता है, ठीक। तो देखिए थियोफ्रेस्टस, 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 ठीक। तो देखिए थियोफ्रेस्टस एक वैज्ञानिक है। ये भी एक पुस्तक लिखे थे, जैसे कैरोलस लिनियस पुस्तक लिखे थे सिस्टेमा नेचुरी, वैसे ही थियोफ्रेस्टस पुस्तक लिखे थे हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये बताइए, एक बात बताइए, इसमें प्लांटेरम आ रहा है, यानी प्लांटेरम यानी प्लांटेरम यानी प्लांट, इसमें प्लांट से कुछ संबंधित ऐसे बातें आ रही हैं। तो प्लांट यानी ये जरूर प्लांट के बारे में अध्ययन किए होंगे, ठीक। तो ये सही बात है कि ये थियोफ्रेस्टस जो है कि प्लांट के बारे में अध्ययन किए थे। ये जीवों के बारे में, मैंने अनेक प्रकार के ऐसे जीव जंतु के बारे में, लेकिन ये प्लांट के बारे में अध्ययन किए थे। जैसे मान लीजिए जब ये प्लांट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन किए हैं तो इनको ये वनस्पति यानी प्लांट, ठीक। ये देखिए इन्हें हम मैंने वनस्पति विज्ञान के जनक बोलते हैं। थियोफ्रेस्टस 480 प्रकार के प्लांट के बारे में अध्ययन किए थे और यही 480 प्रकार के प्लांट का अध्ययन करके हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में इन्होंने लिख दिया था। यानी थियोफ्रेस्टस के पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम पड़ गया, ठीक। अब जब प्लांट के बारे में लिखे थे इसीलिए प्लांटेरम आ गया। अब देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक, जब यही 480 प्रकार, थोड़ा थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा है, 480 प्रकार का जब प्लांट का अध्ययन किए तो इतना अध्ययन करने के बाद ही इन्हें जनक घोषित किया गया। किसको? तो थियोफ्रेस्टस के। और एक बात ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि थियोफ्रेस्टस के गुरु यानी थियोफ्रेस्टस किसके शिष्य है? तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अरस्तु 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 एक वैज्ञानिक है। अरस्तु एक वैज्ञानिक है, उनके ये शिष्य हैं थियोफ्रेस्टस। अरस्तु खुद एक वैज्ञानिक है और थियोफ्रेस्टस खुद ये भी खुद एक वैज्ञानिक है, लेकिन अरस्तु के ये शिष्य हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक। अब देखिए अब इनका पुस्तक हो गया हिस्टोरिया प्लांटेरम। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। अध्ययन 480 प्रकार के प्लांट के अध्ययन किए हैं, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए अब हम चलेंगे थोड़ा, अभी जो पीछे पढ़े हैं जनन उत्सर्जन ये सब पढ़े ना, तो थोड़ा मोड़ा जनन के बारे में जान लेते हैं, फिर जनन पढ़ेंगे, ठीक। जनन के बाद और थोड़ा मोड़ा इधर फिर अपचयन भी है, क्या बोले थे, अपचायक भी है, ठीक। उपचयन उपचयन है, ठीक। तो ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसके बाद हम चलेंगे अंदर, डीपली पढ़ेंगे। अभी तो हम ऊपर ऊपर से इसके बारे में हम इसका मतलब इसके बारे में हम समझा रहे हैं क्या कि इसके अंदर आ क्या सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो उसी अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, बीच में अच्छा लगेगा, ठीक। लेकिन बोरिंग मत होइए, ये बहुत अच्छा जरूर अच्छा है, ठीक। चलिए आगे अब हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ देखिए बच्चों, हम वर्गीकरण के बारे में कुछ कुछ तो पढ़े ही हैं, लेकिन अब चले हम उसके थोड़ा
और गहराई से उसमें बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए वर्गीकरण के जनक हम कैरोलस लिनियस अभी बताएं। ठीक, वर्गीकरण के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। ठीक, कैरोलस लिनियस वर्गीकरण के जनक कैरोलस लिनियस। जनक मतलब आप समझिए, जनक का मतलब उसको जन्म देने वाला, मतलब वही निकालने वाला। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कोई मैंने किसी की चीज़ का खोज कर दिया हो। ठीक, अगर मान लीजिए कि हम जिनसे जन्म लिए वो हमारे जनक हो गए। ठीक, हम जिनसे जन्म लिए वो हमारे जनक हो गए, यानी वही जनक मतलब सीधा मोटा मोटी बोलिए तो पिता। ठीक, अब देखिए पुस्तक, यानी कैरोलस लिनियर के पुस्तक कौन थे? तो सिस्टम एंड नेचुरी पुस्तक थी, वही लिखे थे सिस्टम एंड नेचुरी। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संपूर्ण जीव जगत, संपूर्ण मतलब पूरा जीव जगत। ठीक, पूरा जीव के बारे में। अब देखिए पूरा अगर जीव को देखा जाए तो दो ही, तो प्लांट हो सकता है या तो जंतु। जैसे आप अपने चारों तरफ कोई भी जीव देख लीजिए, या तो पौधा मिलेगा या तो अन्य प्रकार के कीट, पक्षी, मछली, शेर, यही सब ना मिलेंगे, गाय भैंस बकरी, ये सब मिलेंगे, यानी वो एनिमल में आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये प्लांट और ये जो है क्या है? जंतु। तो जंतु में क्या हो सकते हैं? अब जंतु में क्या हो सकते हैं? स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब जिनका स्तन हो। स्तन का मतलब कि जैसे जो दूध पिलाती हो। ठीक, जिससे दूध पीते हैं ना, उसको स्तन बोलते हैं। ठीक, अ, पक्षी, पक्षी का मतलब कि बर्ड हो जाएंगे। उभयचर का मतलब क्या हो जाएगा? उभयचर का मतलब होता है कि जो जमीन पर और पानी में दोनों जगह, जैसे मेढक देखिए दोनों जगह रह जाए उसे, जैसे मेढक देख लीजिए आप, मेढक। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली जो पानी में रहती हो। अब देखिए कीट है। कीटे, कीटे का मतलब ऐसे खेत उत में से नहीं, टिड्डा उड्डा सुग्गा होगा, ये सब कीटे हैं। ठीक, कीड़े का मतलब कि जो नाला, मैंने जो नाले वाले में रहे, जो गंदगी या स्थान पे हो, उन्हें कीड़े ये सब हो जाएंगे। अभी तो इसमें और है, लेकिन आप बस इतने ध्यान दीजिए। अभी सब हम इसको अलग अलग करके वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो वर्गीकरण का मतलब अलग अलग हर एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, अब वर्गीकरण जैसे मान लीजिए कि इतना, ये यहाँ पे देखिए 5 है, देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये सब क्या है? देखिए ये सब क्या है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। जब इसका इसका एक एक हेडिंग डाल के जब इसके बारे में बताएंगे, तब आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। अभी बस ध्यान देते रहिए। ठीक, और ये सब पांचों नाम किसने बनाए? अर्नेस्ट हेकल, आर एच व्हिटाकर और कार्ल बोस। ये तीनों, ये इतने वैज्ञानिक मिलके और इसका निर्माण किए, इसका नाम रखे हैं। ठीक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक, ये सब क्या है? अब देखिए मोनेरा को मोनेरा ही बोलेंगे, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा ही, फंजाई को कवक बोल सकते हैं। ठीक, कवक, कवक। प्लांटी को क्या बोलेंगे? पादप, प्लांटी को पादप बोलेंगे। एनिमेलिया को जंतु बोलेंगे। ठीक, एनिमेलिया यानी एनिमल, जंतु। अब देखिए मोनेरा देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं। जैसे वाइस, वाइस ने इसका पता लगाया था। वाइस, वाइस एक वैज्ञानिक है, वाइस। ठीक, तो ये इसमें दो ठे इसका प्रकार की है, एक आर्क बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो ये सब क्या है? अब थोड़ा हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चलने वाला है, सबसे मज़ेदार बात इसके बाद है। अब यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिए तो आप समझे कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम बात करते हैं हर्बेरियम के बारे में। अब हर्बेरियम क्या होता है? देखिए हर्बेरियम कुछ नहीं होता है। होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई विभिन्न प्रकार की, जैसे कोई प्लांट हो गए, प्लांट ले लीजिए, प्लांट, इसमें बस प्लांट आएंगे। प्लांट आ गया, प्लांट माने पौधा। ठीक, ये जो पौधे हैं कई प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि हर्बेरियम एक सीट होता है। देखिए जैसे ऐसे पेपर होता है। ठीक, ऐसे ये पेपर होता है। ठीक, यहाँ पे ये पेपर है, देखिए ये पेपर हो गया। ऐसे हर्बेरियम, इस हर्बेरियम सीट बोलते हैं, इसको हर्बेरियम सीट बोलेंगे, हर्बेरियम सीट। ठीक, ध्यान से देखिए, तो हर्बेरियम सीट में यहाँ पे इतना थोड़ा सा जगह दिया रहता है। ठीक, और जैसे मान लीजिए कोई पौधा का पत्ती ले ले, पत्ती। ठीक, पत्ती ले लीजिए, लीफ, लीफ यानी पत्ती। ठीक, कोई पत्ती ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी पौधे का अध्ययन करना हो, जैसे पपीता ले लीजिए, पपीता। ठीक, पपीता, पपीता का पत्ती ले लीजिए। पपीता का पत्ती कैसे होता है? देखिए ऐसे होता है, ये ऐसे, लगभग कुछ ऐसे ऐसे होता है। ठीक, ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे पपीता का ये जो है कि ऐसे ये पत्ती होता है। ठीक, ये पत्ती, इसको इसको सुखा के, इसको सुखा के फार्मेल्डिहाइड में इसको लगा क्या सुरक्षित करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे उसको चिपका देंगे। जैसे मान लीजिए कोई पत्ती आ गया, यहाँ पे ये कोई पत्ती पत्ती बना दीजिए। ठीक, ये, ठीक, पादप का कोई पत्ती हो। ठीक,
तो इसको इसी में टेप मार देंगे ऐसे हर्बेरियम, ये हर्बेरियम फाइल भी बनाई जाती है। आप बीएससी करेंगे ना तो उसमें ये बनाया जाएगा, ठीक। तो ये जो जो पत्ती है इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका वैज्ञानिक नाम लिखेंगे। ये से ऐसे यहाँ पे सब इसके बारे में सब जानकारी लिखी जाती है। तो ये सब मिला के जो होता है इसी को हम हर्बेरियम फाइल, ये सब जहाँ रखे जाते हैं उसको हर्बेरियम बोला जाता है। और हर्बेरियम सीट भी बनाई जाती हैं। ये हर्बेरियम फाइल में ये हर्बेरियम सीट होते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ स्थित है, तो कोई जगह होगा ना। अब इतने ज़्यादा प्लांट के बारे में हम जानकारी जब कहीं लिखेंगे तो उसका एक जगह बनाना पड़ेगा, उसी में सभी प्लांट को रखेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा हर्बेरियम है कहाँ, वो स्थान है तो कहाँ पे है आप बताएंगे? हाँ, तो देखिए वो फ्रांस में है। फ्रांस, सबसे बड़ा हर्बेरियम फ्रांस में। हाँ, तो सबसे बड़ा हर्बेरियम फ्रांस में है। फ्रांस में पेरिस स्थान पे, पेरिस, ठीक। फ्रांस में पेरिस स्थान पे है। इसमें लगभग 95 लाख इसमें पादप के बारे में हम लिखे हैं, ठीक ना, रखा गया है इसमें। फ्रांस में सबसे बड़ा हर्बेरियम है पेरिस जगह पे, ठीक। अब उससे अब देखिए अगर इंडिया में देखा, फ्रांस ऑफ पेरिस, इसका नाम क्या है? हर्बेरियम, 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 ठीक, ऑफ, हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम, 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 ठीक, ऑफ, और उसका नाम क्या है? हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल, 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 ठीक, हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक, हिस्ट्री बोलेंगे, ठीक, ठीक। ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम है, ठीक ना। ये विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम है जिसका नाम है हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक, हिस्ट्री, ठीक ना। ये ध्यान से देखिए, हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्री इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये कहाँ पे स्थित है? हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पर उपस्थित है? तो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ये सबसे बड़ा, ये सबसे 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 बड़ा हर्बेरियम है, सबसे बड़ा हर्बेरियम, सबसे बड़ा हर्बेरियम है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ पे स्थित है? तो वहाँ पे फ्रांस यानी पेरिस में, ठीक। अब देखिए, अब हम भारत में हर्बेरियम देखेंगे कि भारत में हर्बेरियम कहाँ है। ये तो हमारे भारत से बाहर का है, फ्रांस के पेरिस में, ठीक, जिसमें 95 लाख जो है कि हमारे प्लांट के बारे में हर्बेरियम रखा गया है। तो अब देखिए, अब हम भारत में देखेंगे, तो भारत में देखेंगे तो देखिए भारत में कहाँ कहाँ, भारत में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में हर्बेरियम, 2 हर्बेरियम स्थान के नाम बताइए। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक। उसके बाद फिर कोलकाता में भी है, कोलकाता में भी है हर्बेरियम, ठीक, कोलकाता में भी हर्बेरियम, ठीक। कोलकाता यहीं पे इसी में शिवपुर है, शिवपुर, ये हावड़ा है, हावड़ा, हावड़ा, ठीक। तो इसका मतलब कि देखिए इसमें कम से कम 25 लाख। अब यहाँ पे हम लखनऊ उत्तर प्रदेश में हम हर्बेरियम में कितने, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के जो हर्बेरियम है उसमें हम 85,000 ही, मैंने 85,000 ही प्लांट रखे गए हैं। लेकिन जो कलकत्ता शिवपुर हावड़ा में जो है उसमें 25 लाख हम वहाँ पे रखा गया है हर्बेरियम, ठीक। अब देखिए ये भारत में हर्बेरियम स्थान है, भारत में। लेकिन हर्बेरियम है क्या, आप समझ रहे हैं ना हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम वो सीट है जिसमें हम किसी भी अनेक प्रकार के प्लांट के बारे में वहाँ पे उसका फिगर भी रखेंगे, उसका पत्ती भी रखेंगे और उसके बारे में सब कुछ हम लिखेंगे, वही हर्बेरियम है, ठीक। अब इतना हर्बेरियम के बारे में आप समझ गए ना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक। देखिए, हाँ देखिए, अब हम यहाँ पे वर्गीकी पदानुक्रम पढ़ेंगे। अब यही हमारा लास्ट है। इसके बाद हमारा जो इसमें पहला ये चैप्टर, जो चैप्टर का नाम था सजीवों में जैव विविधता, ये लगभग ये पहला चैप्टर था। अभी इसके बारे में बस जानकारी दे रहा था, तो ये हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक, ठीक। तब हम यहाँ पे देखिए, अब हम जगत हम वर्गीकी पदानुक्रम में जो हमारा सजीव 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 जगत का विविधता था, विविधता, ये हमारा अब चैप्टर समाप्त होने वाला है, ये लास्ट है। तो ये कोई चैप्टर वैसे नहीं था, बस इसके बारे में जो है कि इसके बारे में बस जानकारी दे रहा था। तो अगर हम ये जानकारी अगर आप अच्छे से ले लेंगे तब हम अगले चैप्टर से हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक।
ये इसमें मज़ेदार बात है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा तभी अगला वाला चैप्टर समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए इसमें जगत है, संघ है, वर्ग है, गण, कुल, वंश, जाति। तो ये क्या था, देखिए वर्गीकी के पदानुक्रम है। हम अभी वर्गीकरण किए थे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उसके बाद प्लांट, उसके बाद एनिमिलिया में। ठीक, तो ये हम वर्गीकरण किए थे। तो वर्गीकरण और इसी का जो है कि इसी का पद के अनुसार क्रम है। ठीक, जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जगत को इंग्लिश में किंगडम, संघ को फाइलम, उसके बाद वर्ग को क्लास, और गण को आर्डर, कुल को फैमिली, वंश को जीनस, और जाति को स्पीसीज। ठीक, तो इन सब के बारे में हम अगले वाले चैप्टर में अच्छे से बात करेंगे और पूरा इसको एक एक हेडिंग लेके विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी इसके बारे में बस हम इसका जो है कि इसका बस इसके बारे में बस बता रहा था। ठीक, अब आप अच्छे से देख लीजिए ये सब क्या है। अब हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक।